ज्ञानवर्धन कक्षा में आप सबों का स्वागत है। और इस कड़ी में मैं जानकारी में पूर्व में भी दिया हूँ कि विभिन्न चर्चित विषय जो संविधान से जुड़ा हो, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक्स से हो या अन्य किसी भी विषय से, उसके विषय में आपको समय समय पर मेरी द्वारा कक्षा दी जाती है। और इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्यपाल द्वारा विधेयक के मंजूरी देने के लिए समय सीमा का निर्धारण करे। तो इस कारण से राज्यपाल का पद चर्चा में आया, जो जिसे ध्यान में रखें। राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनली राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो राज्य में काम भी करते हैं। इसी क्रम में जब कोई विधेयक, राज्यपाल के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो उसके पास कई विकल्प होते हैं, और उस विकल्प के कड़ी में एक विकल्प यह भी होता है कि वो सहमति दे देता है, वो अपनी सहमति को रोक लेता है, या पुनः विचार के लिए उस विधेयक को राज्य विधायिका को वापस कर सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और याद रखें कि संयुक्त बैठक केवल संसदीय विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो राज्यपाल के पास जो विकल्प रहता है वो इसी रूप में विकल्प रहता है, और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हैं कि राज्यपाल जब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक को पारित कर देता है तो उसके राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प होते हैं। तो सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, पुनः विचार के लिए वो भेज सकता है, और राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के विचारार्थ वह सुरक्षित रख सकता है। और कभी नहीं भूलेंगे कि संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको ध्यान में रख सकते हैं। राज्यपाल के पास वो सभी कार्यपालिकाई, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक, वो सभी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां न्यायिक शक्ति में, जैसे क्षमादान की शक्तियां हैं, मृत्युदंड को क्षमादान करने की शक्ति और राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है, या कूटनीतिक शक्ति वह भी राष्ट्रपति के पास ही निहित होती है। तो इस तरह से इन बिंदुओं को जानते हैं और समझते हो तो आप संविधान के कक्षा में राज्यपाल के संदर्भ में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते ही हैं। यहाँ पर मेरा मुख्य ध्येय कि जब कोई पद चर्चा में आए तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, जिससे कि आगे बढ़ने में जो बिगिनर्स हैं उसको आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं हो। इसी क्रम में इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। चूंकि राष्ट्रीय पार्टी की संख्या अब 6 हो गई है। पूर्व के दिनों में आपको इससे जुड़े हुए संदर्भों को बताया गया है कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। विधेयक पर सहमति व्यक्त करता है, रोक सकता है, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, और संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसको छोड़कर 1, 2, 3 ये तीनों सही होगा, जिस पर नजर रखेंगे। तो राज्यपाल से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट हैं। राज्यपाल के बाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ज्ञानवर्धक वीडियो में, और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको हम कैट कहते हैं, और जिसकी स्थापना अनुच्छेद 323 क के तहत की गई। और ये चर्चा में हाल में क्यों आया, तो हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पे ध्यान दिया है, और इसीलिए चर्चा में आया। कैट की स्थापना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 323A के तहत 1985 में हुई, और यह एक बहुस्तरीय निकाय है जिसके अध्यक्ष 4 साल या 70 साल की आयु जो भी पहले हो जाए, और अन्य सदस्य 4 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहली हो जाए, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और 1985 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो प्रशासनिक मामलों के निराकरण करने के लिए इस तरह की संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और इसी कड़ी में इसकी स्थापना भी की गई। इसके सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। लोक सेवकों की इसका उद्देश्य क्या है, तो लोक सेवकों की भर्ती, सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का न्याय निर्णयन करना। यह केस का निर्णय करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से यह बाध्य नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। क्या संबंधित उच्च न्यायालय में कैट के आदेशों के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक जो जानकारी है वो आपके पास होना चाहिए और इसी क्रम में हमने कैट की जानकारी आपको दी। तो अभी आपने दो छोटे छोटे टॉपिक को देखा, एक राज्यपाल को देखा और दूसरा कैट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को देखा। तो ठीक उसी तरह से है कि ये दोनों क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। कैट की स्थापना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं बल्कि राजीव गांधी के समय 1985 में की गई और ये दोनों मामला देखता है। तो किसके आंसर में केवल दो होंगे, जो ध्यान रखिए। इसी कड़ी में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भी है, चर्चा में क्यों है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तीसरे संस्करण को जारी किया है। ये ध्यान रखेंगे किसने जारी किया है, तो टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों पर आधारित होता है। ध्यान रखिए, सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर देश में कोई भी न्यायालय न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। पुलिस में एक भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि बिहार भी। केवल कर्नाटक ने पुलिस बल में SC ST OBC के लिए अनिवार्य कोटा को भर लिया है। तो ये सब एक रिपोर्ट का पार्ट है। जेल के कॉन्टेक्स्ट में अंडमान निकोबार, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है, जो एक चिंता का विषय है। तो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं जिस पर ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। 1 मिनट रुक जाएंगे। सिनेमेटोग्राफ वगैरह सब UPSC के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इतनी आज हमने 3 बातें जो PCS लेवल तक की हैं, छोटे स्तर से और PCS लेवल तक, उस 3 बातों की जानकारी आपको दी है। एक, गवर्नर क्यों चर्चा में रहा, दूसरा कैट और तीसरा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।